हाय गाइस, लेवल 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला कॉलम जो है मेरा, दिस इज माय रफ कॉलम, ये मेरे को रफ में सपोर्ट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रफ। ठीक है, यहाँ मेंशन कर देता हूँ रफ कॉलम। ठीक है, फॉर्मेट है, पहला दिया हुआ है कैश सेल्स ₹3000, कॉस्टिंग ₹2500। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि जो गुड्स जिनकी कॉस्ट प्राइस 2500 रुपये है, हम उनको 3000 में बेच रहे हैं, यानी इस पर 500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम गुड्स को बेचते हैं तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो हम हाथ के हाथ नहीं निकालेंगे, वो ईयर के एंड में निकालते हैं। रादर इफ इट हैड बीन एसेट्स, अगर वो इसकी जगह कोई एक एसेट होता, फर्नीचर बेच रहे होते, कार बेच रहे होते, बिल्डिंग बेच रहे होते, तो उस पर ये प्रॉफिट या लॉस जो भी होता वो हम जरूर दिखाते। तो अभी हमें प्रॉफिट नहीं दिखाना, और हम गुड्स बेच कितने में रहे हमें उससे मतलब है। थे हमारे थे कितने के, इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि जितने के थे वो तो ऑलरेडी परचेज वैल्यू है हमारी। ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ पर दो आइटम है, हम गुड्स बेच रहे हैं। सो गुड्स एंड कैश, रियल एंड रियल। कैश आ रहा है, डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री फर्स्ट हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और जो सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगा 3000। कॉमन सेंस की बात है, सेल्स के सामने सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं आ सकती। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर ट्रांजेक्शन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू ट्रांजेक्शन नंबर 2। ट्रांजेक्शन नंबर 2 गाइस क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए। गुड्स ऑफ 10,000 लॉस बाय थेफ्ट। हमारे पास जो गुड्स पड़े हुए हैं उनमें से 10,000 के गुड्स चोरी हो गए। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 3000, बट लकीली वो गुड्स इंश्योर्ड थे, और इंश्योरेंस कंपनी में जब हमने क्लेम मांगा तो उन्होंने हमें कहा ठीक है, आपका 3 ईयर का क्लेम पास हो जाएगा। तो ठीक है, भागते चोर की लंगोटी अच्छी, 10,000 का लॉस पूरा नहीं हुआ, 3 ईयर तो कम से कम इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो अब क्या अलग अलग तरीके होते हैं, मैं आपको इसका बिल्कुल बेसिक तरीका सिखा रहा हूँ। इसको दो अलग अलग ट्रांजेक्शन मान लो। अगर मैं मान लूँ कि गुड्स चोरी हो गए तो मैं दो ट्रांजेक्शन, इसमें दो आइटम चुनूंगा, गुड्स और लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट विल बी नॉमिनल, गुड्स विल बी रियल। गुड्स चोरी हो गए मतलब चले गए, तो ये क्रेडिट हो जाएगा और ये डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर सेकेंड वाले में पहला पार्ट, हमारी पहली एंट्री बनेगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स, और गुड्स की जगह यहां पर आएगा टू परचेज। नहीं पता, पिछले वाले वीडियो में चेक कीजिए, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो कुल मिलाकर के यहां पर हमारे 10,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसी को ही आप कर सकते हैं। आप ये कहेंगे सर हमारा जो लॉस है, गुड्स हमारे 10,000 के डिस्ट्रॉयड हो गए, यानी कि वो चोरी हो गए, ठीक है, लेकिन जो लॉस है वो 10,000 नहीं हुआ सर, लॉस तो हमारा 7,000 हुआ है। बिल्कुल ठीक है, फिर आप थर्ड आइटम भी बना सकते हैं, आप एक ही एंट्री में कर सकते हैं। 3,000 इंश्योरेंस कंपनी आपको देने को तैयार है, तो यहां पर आप लिख देंगे इंश्योरेंस कंपनी, और वो 3,000 आ जाएगा। और ये 3 आइटम हो गए, तो ये एक टीम में आएगा, ये एक टीम में आएगा, ये डेबिट हुआ है तो ये डेबिट हो जाएगा। यानी हमारे यहां पर फिर क्या बन जाएगा, हम उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। तो अब लॉस में कितना दिखाएंगे, 7,000, और 3,000 इंश्योरेंस में आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में इंश्योरेंस की बात ना कहे, तब फिर आपके में ये वाला जो इंश्योरेंस वाला पार्ट है ये हट जाएगा, और फिर आपकी एंट्री बन जाएगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज 10,000। लेकिन अभी ये क्यों हुआ, क्योंकि 3 ईयर का इंश्योरेंस कंपनी देने को तैयार है, बाकी का 7,000 लॉस होगा, और ये आ गया। ठीक है, अब क्या ये एक्चुअल में दे दिया या एडमिट हुआ है? सर एडमिट हुआ है। अगर यह एडमिट की जगह पेड आ जाता, अगर यह एडमिट की जगह पेड आ जाता, तो यहां पर एक ट्रांजैक्शन आप और करते, कौन सा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, यानी उस इंश्योरेंस कंपनी जिसको आपने यहां डेबिट किया है उससे आप 3,000 रुपए वापस भी लेंगे फिर, क्योंकि अभी तो सिर्फ उसने एडमिट किया था। एडमिट कर रहा है मतलब हाँ वो देगा, वो डेबिट हो जाएगा। जैसे ही वो दे देगा तो चेक आपके पास आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ये तब अगर वो पेड बोलेगा तो, लेकिन फिलहाल तो पेड बोला नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। लीजिए क्यों गंदा करें हम इसको, तो मैं इसको ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये हटा दिया मैंने, अभी नॉर्मल ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है, अब मुझे बताओ लॉस कितना हुआ। सर गुड्स हमारे जल गए 10,000 के, क्या पूरा 10 का लॉस हुआ, या लॉस सिर्फ 7,000 हुआ? लॉस सिर्फ 7,000 हुआ। तो जो भी लॉस होता है याद रखना, उस लॉस को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो ये लॉस जो डेबिट हुआ है इसको क्रेडिट कर दो टू लॉस बाय थेफ्ट, धीरे धीरे सीख जाओगे। 7,000 ये आपकी पहली एंट्री है, इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 7,000। अगर कोई लॉस हो तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना। तो ये दो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन यहां से बनेंगी आपके लिए। चलो चलते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट थर्ड नंबर, रिसीव्ड अ वीपीपी फ्रॉम सतीश फॉर ₹5,000। पहले इसको समझ लो, वीपीपी का मतलब होता है वैल्यू पेबल पोस्ट
वैल्यू पेबल पोस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप एक बिजनेसमैन हो या आप एक शॉपकीपर हो, ठीक है, कस्टमर आपसे कुछ माल मांग रहा है, वो आपके पास नहीं है, ठीक है, आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप तो उसको मना कर दोगे। ये क्या करेगा, अगर कस्टमर मान लो यहां पर नहीं मिलेगा तो वो दिल्ली वाले किसी शॉपकीपर को बोलेगा, ठीक है, ये आपका लोकल वाला शॉपकीपर था, अब मान लो ये दिल्ली वाला शॉपकीपर है, ठीक है, आप दिल्ली में नहीं रहते हो, आपने इस शॉपकीपर को बोला कि सर मुझे ये हमें बुक चाहिए, ठीक है, वो कहता है ठीक है मैं ये बुक दे देता हूं आपको, तो आप उसको बोलोगे सर आप एक काम करो आप वीपीपी के थ्रू भेज दो, वो बोलेगा ओके, तो ये क्या करेगा, ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो आपके पास बुक भेजेगा, पोस्टमैन आपके पास आएगा, आपको बुक हैंड ओवर करेगा, ठीक है, और आपसे हाथ के हाथ पैसा ले जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, इट सिंपली मीन्स अब आप सोच के देखो, आप एक बिजनेस हो, आपके पास माल नहीं है, आपको माल खरीदना है, आप किसी दूसरे सप्लायर को बोलते हो कि भैया पोस्ट से भेज दे मैं पेमेंट कर दूंगा, तो वीपीपी जब भी आएगा इट सिंपली मीन्स गुड्स परचेज्ड इन कैश, सिंपल, गुड्स परचेज्ड इन कैश। आप कहोगे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रखा है फिर इसको? बेटा क्योंकि वो लोकली जाके लेके नहीं आया है, वो पोस्ट से माल आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए एज अ बिजनेस, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट कि वीपीपी होता क्या है। सो गुड्स परचेज इन कैश के अंदर क्या आएगा, गुड्स 5,000 के हमने खरीदे हैं, ठीक है, और उसका हम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे लिखा है सेंट अ पियोन टू कलेक्ट इट हु पेड 45 कार्टेज। अब आपने एक पियोन को भेजा जो 45 रुपीज कार्टेज दे रहा है, तो कार्टेज यहां पर सोच के देखो, कार्टेज एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? सोचो कार्टेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल? सर कार्टेज गुड्स पे लग रहा है, और अगर गुड्स पे लग रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो वो अपने नाम से आएगा, तो गुड्स 5,000 के अलग लिखे जाएंगे, कार्टेज अलग आएगा 45 रुपीज, और टोटल जो कैश दिया है वो अलग आएगा 5045, ठीक है, गुड्स कार्टेज। अब हम देखेंगे 3 आइटम है तो टीम बना देंगे, ये एक टीम आ गई और ये एक टीम आ गई, कैश जा रहा है क्रेडिट, तो डेफिनेटली ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। हमारी एंट्री क्या हुई, नंबर 3 हमारी एंट्री हो गई, गुड्स की जगह आ जाएगा परचेज, जो हमने पोस्ट से खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट, देन कार्टेज अकाउंट डेबिट बिकॉज ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, टू कैश, गुड्स की वैल्यू 5,000, दिस इज 45 रुपीज, दिस इज 5045। चलिए नंबर 4 पे चलते हैं। गाइस 4 देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने एक छोटा सा चेंज किया है, रिसीव्ड अ वीपीपी फ्रॉम सतीश, तो वीपीपी का मतलब होता है गुड्स कैश में खरीदना, तो यहाँ तो हमें समझ में आ गया कि हम गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, और कैश में खरीद रहे हैं, ओके, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, सेंट अ पियोन टू कलेक्ट हु पेड 45 एज कार्टेज, अब इसके ऊपर कार्टेज भी लगा, ओके, इस पे कार्टेज भी लगा, तो आपने कार्टेज भी पे किया? नहीं, आपने कार्टेज नहीं पे किया, यहाँ लिखा है हु पेड 45 कार्टेज फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, यानी 45 रुपीज हमने नहीं भेज दे के भेजे थे, हमने तो उसको 5,000 ही दे के भेजा था, हमें नहीं पता था कार्टेज भी लगेगा, तो एक्चुअल में गुड्स की वैल्यू है 5,000, जिसका पेमेंट हमने उसको कैश में दे के भेजा था पियोन को, वहां पर पता लगा 45 रुपीज का कार्टेज और देना है, जो उसने अपनी पॉकेट से दिया है, पियोन ने अपनी पॉकेट से दिया, हमें उसको 45 रुपीज देना होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आप देखो ध्यान से, गुड्स रियल, कार्टेज नॉमिनल, कैश रियल, पियोन पर्सनल, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, पहले बात, कैश आ रहा है जा रहा है क्रेडिट, गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं डेबिट, कार्टेज नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यहां पर कार्टेज आप दे रहे हो, आपको मिल रहा है, सर हम दे रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट, बचा हुआ ये क्या हो जाएगा, टीम के हिसाब से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक टीम में आने चाहिए आप, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसकी एंट्री क्या बना लेंगे, बहुत सिंपल है, अगर मुझे 4th की एंट्री बनानी है तो मैं 4th की एंट्री बना देता हूँ, यहाँ लिखूंगा नंबर 4, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट, टू कैश जितना हमने दिया है अपने पास से, टू पियोन जो हम नहीं दे पाए हमें बाद में देना होगा, गुड्स 5,000 के खरीदे, 45 का कार्टेज लगा, 5,000 हम दे चुके हैं, 45 हमने और देना है पियोन को। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो चलते हैं हमारे नंबर 5 पर। कहाँ जा रहे हो, वर्किंग नोट को तो नहीं चले जाओ सर, ये लीजिए वर्किंग नोट हमारा, यानी रफ का कॉलम हमारे यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं, क्या लिखा है, पेड रेंट ऑफ द बिल्डिंग 10,000, हाफ ऑफ द प्रीमाइसेस इज यूज्ड बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। कितना सिंपल है, हमने टोटल जो रेंट दिया 10,000 दिया, जिसमें से आधा ओनर के घर के यूज के लिए है, तो हम कैश कितना दे रहे हैं, सर हम तो कैश 10,000 दे रहे हैं। क्या ये पूरा ऑफिस का रेंट है, नहीं सर, ऑफिस का रेंट तो सिर्फ 5,000 ही माना जाएगा,
और बाकी का माना जाएगा पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि ड्राइंग्स। बहुत इजी है, ये एक टीम में आ गया, ये एक टीम में आ गया, ड्राइंग्स की स्पेलिंग DR, तो ये भी DR। आपकी एंट्री बन गई डियर, ठीक है, क्या एंट्री बनी, आपकी एंट्री बन गई रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी आप टोटल अपने पास से 10,000 पे कर रहे हो, जिसमें से ऑफिस का रेंट आधा है और बाकी का प्रोप्राइटर यूज़ का है, ठीक है। तो ये हो गए 5 ट्रांजेक्शन। अभी और भी ट्रांजेक्शन, कहाँ जा रहे हो, वेट करो, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 ट्रांजेक्शन, यहाँ लिखा हुआ है बोरोड फ्रॉम हैरी। बोरोड फ्रॉम हैरी यानी हम हैरी से पैसा उधार ले रहे हैं। तो ठीक है, पैसा आ रहा है तुम्हारे पास, कहाँ से आ रहा है, हैरी के पास से आ रहा है। तो जो ये दो, जिसने सोचा ये 2 आइटम है, ठीक है, बोरोड फ्रॉम हैरी, पैसा आ रहा है और कहाँ से, हैरी से, तो उसने अपनी अप्रोच तो ठीक लगाई, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत हो गया। क्योंकि अगर मैं बोलूँ रिसीव फ्रॉम हैरी, तब भी आप कैश और हैरी चुनते, बोरोड फ्रॉम हैरी तब भी ये चुनोगे, तो गलत हो जाएगा ना। तो ये हैरी नहीं होगा, ये होगा हैरीज लोन। आप हैरी से उधार ले रहे हो तो आपके ऊपर हैरी का लोन चढ़ रहा है, ठीक है। अब आप देखो, बोरो कर रहे हो, पैसा आ रहा है तो डेबिट, यानी ये क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या बन जाएगी, नंबर 6 आई है, ठीक है। नंबर 6 में यहाँ पर बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू हैरीज लोन अकाउंट। सिर्फ हैरी मत लिख देना, वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 50,000 डू नॉट यूज दिस के, पूरा लिखना है आपको, ठीक है। मैं यूज कर सकता हूँ, आप मत कीजिएगा, क्योंकि हमें शॉर्ट में कई बार लिखना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया जी। चलो अब देखते हैं नंबर 7, देखो क्या लिखा हुआ है। नंबर 7 पे लिखते हैं ये लोग, रिसीव्ड एन इनवॉइस, इनवॉइस मतलब एक बिल होता है, रिसीव्ड एन इनवॉइस फ्रॉम जयपुर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन फॉर ₹5,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स फ्रॉम दिल्ली। रिसीव्ड एन इनवॉइस, इसका मतलब क्या हुआ, दिल्ली से हमारा माल आया है, ठीक है, और उसके लिए जब हमारा माल आएगा तो ट्रांसपोर्ट में आएगा, ट्रक में आएगा, तो जिस ट्रांसपोर्ट में आया उस ट्रांसपोर्ट का नाम है जयपुर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, उसने हमें बिल दिया है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, कुल मिलाकर के आपको किस चीज का पेमेंट करना है, यहां पर किस चीज का बिल दिया है, आपको बिल दिया है एक कैरेज ऑफ गुड्स, यानी आपको कैरेज का बिल दिया है। क्या आपने पेमेंट कर दिया? अगर आपको लगता है आपने पेमेंट कर दिया तो कैश लिख देना, और अगर आपको लगता है नहीं सर अभी तक बिल मिला है, तो उसका मतलब है फिर आप कैश नहीं लिखोगे, फिर आप लिखोगे जयपुर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। पढ़ के देख लो, एक बार पॉज कर लो और पढ़ के देख लो। यहां पर मुझे ऐसा लगता है आपको अभी तक सिर्फ बिल मिला है, तो यहां पर आप कैश नहीं लिखोगे, यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे जयपुर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। कैरेज नॉमिनल अकाउंट, जयपुर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन पर्सनल अकाउंट। जब नॉमिनल पर्सनल 2 चीज होती हैं तो हमेशा नॉमिनल पे जाते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, याद आ गया। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, हम कैरेज का अमाउंट दे रहे हैं यानी देना है, तो ये एक्सपेंस है हमारे लिए, एक्सपेंस है तो हम उसको डेबिट करेंगे, और ये फिर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो नंबर 7 में हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैरेज। आई बताता हूँ, सुनो, कैरेज अकाउंट डेबिट टू जयपुर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। अभी सुनना ध्यान से, आपकी फैक्ट्री है ये, आप क्या करते हो, आप सप्लायर से माल मंगवाते हो और उस पर आपको कैरेज देना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनना, आप वो माल को फिर प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, और प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचते हो, तो आपको भी उस पर कैरेज लगेगा, एक लाने का भाड़ा और एक ले जाने का भाड़ा, किराया। तो जब कैरेज आने वाला होता है उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज। जब आप बेच रहे होते हो तो वो कैरेज बेचने वाला होता है, तो उसको कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल कहते हैं। फिलहाल हमारे पास गुड्स आए हैं, ठीक है, हमने गुड्स खरीदे हैं दिल्ली से, तो ये वाला जो कैरेज कहलाएगा इसको कैरेज इनवर्ड कहेंगे। जैसे आपको पता है डिस्काउंट को हमेशा डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड पूरा लिखते हैं, ऐसे कैरेज को भी आदत डालना, कैरेज इनवर्ड या कैरेज आउटवर्ड दोनों पूरा ही लिखना जब भी आपको लगे। अगर खरीदते वक्त लगा है तो कैरेज इनवर्ड, और बेचते वक्त लगा है तो कैरेज आउटवर्ड। तो मुझे बात बताओ, इस ट्रांजेक्शन या इस जर्नल से हमने क्या सीखा, कि हमारे लिए एक खर्चा है जो अभी तक पे नहीं हुआ, देना है जयपुर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को, ठीक है। चलो जरा नंबर 7 के बाद 8 पर चलते हैं। तो 7 में बोला था कि हमें एक बिल मिला, और 8 में देखो क्या कह रहे हैं, पेड टू जयपुर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन द अमाउंट ऑफ कैरेज बिल रिसीव्ड अर्लियर। जो बिल हमें पहले मिला था आज हम उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है तब हमने जयपुर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को क्रेडिट किया था, आज हम उसी जयपुर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को पेमेंट कर रहे हैं। गॉट इट? तो अब क्या होगा, कैश जा रहा है, ये क्रेडिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। तो 8th में जो जयपुर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उसका अकाउंट हमारी बुक में से क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको पेमेंट कर दिया। इससे पहले वाले में देखो जयपुर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन क्रेडिट है, मतलब हमारा क्रेडिटर है, हमने इसको पेमेंट देना है, ठीक है। क्रेडिटर सिर्फ माल खरीदने के लिए नहीं होता, कुछ भी चीज़ का अगर हमने पेमेंट देना है, कोई भी चीज़ का, दूध वाले को बिल भी देना है ना, तो वो हमारा क्रेडिटर हो जाएगा।
चलो जी चलते हैं हमारे 9th ट्रांजेक्शन पर। 9th, अ क्लेम ऑफ 3000 वॉज सेटल्ड बाय अ पेमेंट ऑफ 2750। एक क्लेम है हमारे ऊपर, कितने का? 3000 रुपये का। हम उसको सेटल कर रहे हैं, यानी हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, कितना? 2750, और उसमें उसको फुली सेटल कर रहे हैं अपन। तो उसका मतलब बाकी का, जब भी सेटल या फुली सेटल आता है या फुल सेटलमेंट आता है, तो उसका मतलब बाकी का डिस्काउंट हो जाता है। ये सेटल हो गया ना, ठीक है। एक क्लेम था, यानी हमारे ऊपर एक लायबिलिटी थी, उसको हमने 2750 दिया, बाकी का डिस्काउंट हो गया, ये एक टीम में आ गया। कैश जा रहा है तो क्रेडिट, डिस्काउंट तो उसकी परछाई है वो भी क्रेडिट होगा, ये डेबिट हो जाएगा। आपकी जर्नल क्या बन जाएगी, फटाफट लिख देते हैं। तो ये रही हमारी इसकी जर्नल, मैंने बना ली है। चलते हैं हम नंबर 10 पर। 10 को पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्टर्स बिल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइकिल शेड। एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, हमारे स्कूल में या हमारे, हाँ स्कूल में मान लेते हैं, या ऑफिस के बाहर साइकिल शेड बनवाया था। वर्कर्स आते हैं या स्टूडेंट आते हैं, उनके लिए साइकिल शेड बनवाया था हमने, ठीक है। इन द बिल्डिंग, THE आएगा, द बिल्डिंग फॉर ₹15,000 वॉज पेड। कॉन्ट्रैक्टर्स बिल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइकिल शेड इन द बिल्डिंग फॉर ₹15,000 वॉज पेड बाय क्रॉस चेक। अब क्रॉस चेक क्या होता है, पहले तो उसको समझ लो। एक चेक नॉर्मल होता है और एक चेक जिसके ऊपर 2 लाइन मार देते हैं। जब हम 2 लाइन मार रहे हैं तो उसको क्रॉस चेक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस चेक कहते हैं, या उसको अकाउंट पे चेक भी कहते हैं। अब क्या होता है, अगर हमने कोई चेक दिया बिना क्रॉस करे अगर कोई चेक दिया है, तो उसका मतलब समझ लेना कि अगर वो चेक आपसे खो गया, ठीक है, और किसी और को मिल गया, मान लो उस पर लिखा हुआ है अरविंद, ठीक है, अरविंद गुप्ता। अब मान लो आपको खो गया, वो आपसे खो गया और वो किसी अरविंद से खो गया और वो किसी और को मिल गया, तो वो जो दूसरा बंदा या तीसरा बंदा होगा वो बैंक में जाएगा और कहेगा मैं अरविंद हूं, और पैसा लेके आ जाएगा और बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा और यू गोइंग टू लूज द मनी। लेकिन अगर इस पे 2 लाइन होती या इस पे लिखा होता अकाउंट पे ही लिखा होता, तो अब वो चेक अगर खो भी जाएगा तो किसी के काम का नहीं है, वो सिर्फ उसी के काम का है जिसका नाम क्या होगा, बैंक में अरविंद गुप्ता के नाम से है। ये क्रॉस चेक होता है। बाकी हम आगे की डिटेल में और पढ़ेंगे, फिलहाल जर्नल में इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है। आपको सुनना हो वापस रिवाइंड करो, दोबारा सुनो। कुल मिलाकर के हम एक चेक से पेमेंट कर रहे हैं। चेक से पेमेंट करेंगे तो हमारे बैंक से पैसा चला जाएगा। हमारे बैंक से 15,000 रुपीज चला गया। किसके पास गया? कॉन्ट्रैक्टर ने हमें बिल दिया था, उसने एक साइकिल शेड बनवाया। तो साइकिल शेड बनवाना ये रोज का खर्चा है, कभी कभी का? सर कभी कभी का खर्चा है, तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा एसेट के नाम से लिखा जाता है, याद आ गया? तो ये बिल्डिंग के नाम से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, ये देखो। तो ये हमारी जो हमने एंट्री बनाई थी हमने कर ली है। चलते हैं हम नंबर 11 पर। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। पेड टू हैरी द लोन अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 1000, ठीक है। अब यहां पर मैंने अमाउंट नहीं डाला, बस होना चाहिए था, या आपको पता होना चाहिए। मान लेते हैं हम हैरी का लोन अकाउंट है। अब आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, बोरोड फ्रॉम हैरी हुआ था 50,000, ठीक है। तो उसी ट्रांजेक्शन से जोड़ रहा हूं मैं इसको। हैरी का लोन हमने लिया था 50,000, याद आ गया, ठीक है। 50,000 का लोन लिया था हमने, हमारे पास होना चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल बोरोड फ्रॉम हैरी 50,000 है हमारे पास, ठीक है। तो हैरी का हमने लोन लिया था 50,000, आज हम उसका वो लोन चुका रहे हैं, यानी हम उसको लोन का पेमेंट कर रहे हैं टुगेदर विद इंटरेस्ट। साथ में हम उसको इंटरेस्ट भी दे रहे हैं 1000 रुपीज का। तो टोटल कैश हमारे पास से कितना जाएगा, 51,000। हम हैरी का लोन इंटरेस्ट के साथ में दे रहे हैं, तो टोटल कैश ये जाएगा। भैया जी ये बाबू मेरे एक टीम में आ गया, ये एक टीम में आ जाएगा, कैश जा रहा है, ये क्रेडिट हो जाएगा, इन दोनों को डेबिट कर दो। एंट्री ये देखो, ठीक है गाइस। तो एंट्री हमने बना ली। वैसे प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम जो बड़े बड़े पेमेंट्स होते हैं 20,000 से ऊपर वाले जो पेमेंट्स होते हैं वो हम कभी कैश में नहीं करते, वो चेक के थ्रू करते हैं। आगे धीरे धीरे सीखोगे, 2 नंबर 1 नंबर गवर्नमेंट क्या अलाउ करती है। गवर्नमेंट ऐसे पेमेंट्स को कभी भी वैलिड पेमेंट नहीं मानती, ठीक है। चलो 12th ट्रांजेक्शन पे चलते हैं गाइस। 12th बहुत ईजी ट्रांजेक्शन है, लेकिन बच्चा गलती करता है, बहुत ध्यान सुनना। पेड टू गीता ऑन बिहाफ ऑफ तान्या। मान लो हम कौन है, हम तो बिजनेस है, हमने तान्या को पेमेंट करना था, बट तान्या वॉज नॉट एबल टू कम। तो तान्या ने क्या किया, गीता को भेज दिया कि जाके पेमेंट लिया। तो हम क्या कह रहे हैं, पेड टू गीता, हम तो गीता को पेमेंट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ तान्या, यानी हम तान्या के बिहाफ पर पेमेंट कर रहे हैं। तो गीता क्या है, गीता सिर्फ एक कोरियर गर्ल हो गई, कोरियर मैन हो गया यहाँ पर। तो हमें गीता से मतलब नहीं है, हम किसके बिहाफ पर दे रहे हैं, सर हम तान्या के बिहाफ पर दे रहे हैं। तो बेटा जी बाबू मेरे, जब यहाँ पर हम 2 आइटम चुनेंगे तो उसमें गीता की इंपॉर्टेंस नहीं है। आप किसके बिहाफ पर दे रहे हो, तान्या के बिहाफ पर। क्या दे रहे हो सर, आप उसको कैश दे रहे हो। तो यहाँ पर कैश जा रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, तान्या अकाउंट डेबिट, तान्याज अकाउंट डेबिट, या फिर अकाउंट वर्ड मत लिखना, टू कैश, और अमाउंट जो भी लिखा है 23,000 वो डाल देना। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे।
ट्रांजेक्शन नंबर 13th ए पार्ट, रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाइंग गुड्स। हमें किसी ने बोला यार कि फलाना फलाना हमें इतने आइटम चाहिए, आप हमें गुड्स सप्लाई कर दीजिए। तो हमें एक ऑर्डर मिला है, कहां से मिला है? रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाइंग गुड्स फ्रॉम डी, ₹30,000, ठीक है, विद एन एडवांस मनी ऑफ 20%। हमें 30,000 के गुड्स इसको सप्लाई करने हैं और साथ में भी 20% हमें एडवांस मिला है। तो आज बेटा दो बातें हो रही हैं। अगर मैं ए ट्रांजेक्शन की बात करूं, एक तो हमें ऑर्डर मिला है, तो बेटा ऑर्डर मिलने की कोई भी जर्नल नहीं होती। हाँ, उसने हमें दिया है कि 30,000 के गुड्स आप हमें ऑर्डर आप हमें भेज दीजिए, ठीक है, हम आपको एडवांस दे रहे हैं। तो एडवांस के तौर पे जरूर 6,000 रुपये मिला है, हम उसकी एंट्री जरूर कर लेंगे। तो आज क्या हो रहा है, हमें पैसा मिल रहा है। किस चीज का पैसा है? ये एडवांस मनी है। कहां से आया? एडवांस फ्रॉम डी से मिला, ठीक है। कैश आ रहा है, डेबिट, और ये क्रेडिट। तो ए की एंट्री फटाफट लिख देता हूं। ये हो गई गाइस हमारी ट्रांजेक्शन 13 का ए पार्ट। अब जरा बी पार्ट पे जाते हैं, ठीक है। बी पार्ट देखो क्या कहता है। बी पार्ट हमें ये बोलता है सप्लाइड गुड्स टू डी एंड रिसीव्ड कैश। जो हमें ऑर्डर मिला था 30,000 का, वो हम उसको आज बेच रहे हैं और हमें पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। आज हम क्या कर रहे हैं? हम गुड्स बेच रहे हैं। हम कितने के गुड्स बेच रहे हैं? सर हम 30,000 के गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है। बदले में पैसा मिल रहा है? हाँ सर पैसा मिल रहा है। कितना पैसा मिलेगा? सर हमें पैसा मिलेगा 24,000, क्योंकि 6,000 पहले से ही एडवांस आ चुका है। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो वो जो एडवांस पहले आया उसको भी एडजस्ट करेंगे। एडवांस जो पहले आया है, एडवांस फ्रॉम डी, जो पहले क्रेडिट हुआ था, उसको आज एडजस्ट करेंगे 6,000 रुपये कि सर गुड्स तो हम इतने के दे रहे हैं, मिलेगा इतना, बाकी का क्या हुआ? सर वो एडवांस आया हुआ पड़ा था, ठीक है। टीम बना लो, ये एक टीम में डाल दो, ये एक टीम में डाल दो, ठीक है। कैश आ रहा है सर, ये भी डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। तो एंट्री ये रही आपके सामने राइट हैंड साइड पे। तो ये गाइड्स हमने कर लिया ये चीज, ठीक है। अब मेन बात क्या है? मेन बात है आपको ये समझनी है कि अकाउंट्स में जर्नल का एक सिंपल सा फंडा होता है। क्या? जिंदगी का फंडा। जो आया है वो जाएगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, हर चीज नाशवान है। यानी जो क्रेडिट हुआ है वो डेबिट भी जरूर होगा, ठीक है। तो जो एडवांस पहले क्रेडिट हो गया था, अब वो क्या हो रहा है? अब वो डेबिट हो गया, ठीक है। चलो चलते हैं हमारे लास्ट ट्रांजेक्शन पे। शायद हमारे पास एक ट्रांजेक्शन और पड़ा है। We have two more transactions now. Transaction number 14, goods of 20,000 sold at 10% profit. हमने 20,000 के गुड्स को 10% प्रॉफिट यानी कि 22,000 में बेचा। तो जैसे मैंने आपको बताया, गुड्स पे जब हम प्रॉफिट कमाते हैं तो कभी भी हम अलग से शो नहीं करते। कुल मिला के दो ही आइटम आएंगे, कैश और सेल्स, यानी कि गुड्स। कैश आ रहा है, डेबिट, ये क्रेडिट हो जाएगा। सो 14 ट्रांजेक्शन बहुत ईजी ट्रांजेक्शन हमारा, बार बार बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर गुड्स की जगह कुछ और हम बेचते तो डेफिनेटली उसका प्रॉफिट एंड लॉस जरूर हम दिखाते अलग से। यहाँ तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट अमाउंट में ऐड हो जाएगा, सेल्स के सामने सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। नंबर 15, सोल्ड फर्नीचर। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यहाँ पर अब क्या हो रहा है? यहाँ पर हम गुड्स की जगह फर्नीचर बेच रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया? हमने फर्नीचर बेचा 20,000 का 10% प्रॉफिट पे। तो ये देखिए, हम फर्नीचर बेच रहे हैं कितने का? 20,000 का। उस पर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन फर्नीचर कितना? 2,000 का। आपके पास टोटल कैश कितना आ जाएगा? 22,000। तो बस ये एक टीम में डाल दो, ये एक टीम में डाल दो, कैश आ रहा है, डेबिट हो जाएगा। आपकी एंट्री ये रही। तो ये गाइस ध्यान से देख लीजिए, इस ट्रांजैक्शन में देखेंगे गुड्स बेच रहे हैं, प्रॉफिट को अलग से शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस ट्रांजैक्शन में देखेंगे तो यस सर, हम बिल्कुल प्रॉफिट को यहाँ अलग से शो कर रहे हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अलग से आया है। फर्नीचर एक्चुअल वैल्यू पे आया है। फर्नीचर की वैल्यू ध्यान से देखिए, फर्नीचर 20,000 का ही आया है, जितने की उसकी प्राइस थी वो आया है। प्रॉफिट अलग से शो होता है। लेकिन गुड्स में ऐसा नहीं होता। गुड्स में हम सेल्स लिखते हैं और सेल्स को हम सेलिंग प्राइस से दिखाते हैं, प्रॉफिट को अलग से कैलकुलेट नहीं करते। सो आई होप आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, दोबारा देखेंगे, 3 बार देखिए, 5 बार देखिए। जब पक्का हो जाए इन 15 एंट्रीज को वापस कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम गाइज लाइव में या रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू।